बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन, मेयारियत। हम जो साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ रहे थे, नफ्सियाती आजमाइशें, तो उनकी खसूसियात में एक चीज़ थी कि मेयारियत जो है वो टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। वो टेस्ट जो आप बनाएं वो मेयारी होना चाहिए। नफ्सियाती आजमाइश का मेयारी होना इसकी बुनियादी खासियत है। जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की, वो ये है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड हो। किसी भी नफ्सियाती आजमाइश से मेयारी नताइज जो हैं वो उसी वक्त हासिल किए जा सकते हैं जब आजमाइश इस्तेमाल करने जो कि हमने टेस्ट को यूज़ कैसे करना है, इसका रा स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, और उस जो स्कोर हमने कैलकुलेट किया है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। यानी अगर कम स्कोर होगा तो क्या मतलब है, अगर मीडियोकर स्कोर हैं तो क्या है, अगर ज़्यादा स्कोर है तो उसका क्या मतलब है। और तयशुदा और यकसा तरीक़ाकार जब तक इस्तेमाल ना किया जाए। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें इस्तेमाल करने का तरीका भी एक जैसा होता है कि किस किस्म के लोगों पे इस्तेमाल की जाए, कहाँ पे इस्तेमाल की जाए, और रा स्कोर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, और जो स्कोर उसने गेन किए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सारी चीज़ें सेम हों। मतलब अगर ये टेस्ट अमेरिका में डेवलप हुआ है तो पाकिस्तान में भी अप्लाई करने के लिए उसके रूल सेम हों, चाइना में भी इस्तेमाल करने के लिए सेम हो, और दूसरे कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल करने का ये सारा प्रोसीजर सेम हो, तो हम कहते हैं कि टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, मेयारियत रखता है अपने अंदर। आजमाइश का इस्तेमाल भी मेयारी हालात के तहत किया जाना चाहिए। यानी जो स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस हैं उसमें इस टेस्ट का यूज़ होना चाहिए। आजमाइश इस्तेमाल करते वक्त मेयारी हालात का कायम करना इसके लिए ज़रूरी है ताकि इसकी ऑब्जेक्टिविटी हम जो है वो बरकरार रखें। देखें, एक जगह पे आप इसे बड़ी अच्छी डिसिप्लिन्ड लैब में जो है वो कंडक्ट करते हैं, बड़ी अच्छी जगह पे इसका करते हैं और लोगों के जो रिज़ल्ट्स आते हैं आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, और दूसरे में आप शोर शराबे में और जहाँ पे सड़क पे ही आप इसको जो है वो लोगों पे इस्तेमाल करी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर दोनों के हालात में और उनके रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन फिर उसकी मरूज़ियत कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों को मेयारी हालात के तहत, यानी जो हालात टेस्ट में बताए गए हैं कि क्या ये लोगों से सब लोगों के सामने ये पूछ लेना चाहिए या कहाँ पे ये टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और मेयारी हालात के लिए ज़रूरी है कि ज़हनी आजमाइशों में दी गई हदायत जो होती है ना, कि कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कैसे करना है, कितने मिनट देने हैं इसको हल करने के लिए, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हदायत जो होती हैं ये हर आजमाइश का लाजमी हिस्सा होती हैं, तो उनको एज इट इज़ ही जो है वो अपनाया जाए। इस्तेमाल के लिए ज़रूरी लवाजमात कौन से होने चाहिए, वक़्त का दुरानिया क्या है, ज़बानी हदायत और अमली मुजाहरे के बारे में भी तरीक़ाकार दर्ज होता है कि आपने कौन कौन सी बातें बोल के उनको इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है, और वर्बली अगर कोई चीज़ करके उनको दिखानी है तो वो किस तरह से करनी है। इसके अलावा आजमाइश के शुरा के मुतवक्को सवालात और इनके मौजू जवाबात भी लिख दिए जाते हैं कि जो लोग टेस्ट में शामिल होते हैं वो किस किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं और आपने किस तरह से उनको आंसर करना है, ये चीज़ें भी उसमें बताई जाती हैं। मेयारियत के लिए इनकी पैरवी करना लाजमी है। जो कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें टेस्ट के साथ होती हैं उसको एज इट इज़ जो है वो फॉलो करना चाहिए। आजमाइश का इतलाक़ करने के बाद जो जवाबात हैं उनकी स्कोरिंग भी उसी तरीके से की जाती है जो उसमें बताया गया तरीका होता है कि इस तरह से इस कोर्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले है नॉर्म। आजमाइश को मेयारी बनाने के लिए एक अहम जो स्टेप है दैट इज़ नॉर्म। नॉर्म वज़ा करने का मतलब है, नॉर्म होता है नॉर्मल या औसत कारकर्दगी। जैसे क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत हाई स्कोर लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्कोर लो लेते हैं, लेकिन जो मिडल वाले दरमियान वाले बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये एवरेज बंदा है या औसत है, उस कारकर्दगी को लिया जाता है। नफ्सियाती आजमाइश के स्कोर की वजाहत के लिए भी मुख्तलिफ नॉर्म वज़ा किए गए हैं। जो उसका रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, वहाँ पे भी नॉर्म जो है वो बताए हुए होते हैं। जब आप वो टेस्ट अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे तो भी ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी वहाँ पे। नफ्सियाती आजमाइशों में फ़र्द की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए कोई यकसा मेयार नहीं है कि हम कहें कि ये मेयार है, ये स्टैंडर्ड है तो इसके मुताबिक हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर लें, बल्कि हर आजमाइश की कारकर्दगी का तखमीना इसके तजज़िये से लगाया जाता है, उसके एनालिसिस से होता है, उसका जो है वो पता चलता है कि ये कारकर्दगी की आजमाइश जो है वो किस हद तक ठीक रही। और इसके लिए मेयारी और नुमाइंदा ग्रोह को आजमाइश देकर इनका मुवाजना किया जाता है। एक मेयारी ग्रोह होता है जिसको आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि इन लोगों पर हमने अपना टेस्ट लगाना है, और एक नुमाइंदा ग्रोह होता है जो आपके अपने सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, आपने वो बनाए हुए होते हैं। फिर उन दोनों के कंपैरिजन से जो है वो पता चलाया जा सकता है कि ये जो टेस्ट का हमने लिया है तो बतौर मुवाजना हम इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि कुछ लोगों पे हमने टेस्ट अप्लाई किया और कुछ पे हमने नहीं किया, तो जिन पे किया है उनका मुवाजना दूसरे लोगों से किया जाए कि क्या फ़र्क जो है उनका निकलता है।
मियारी नफ्सियाती आजमाइशों के लिए नॉर्म का होना मियारियत की दलील है कि जब वो नॉर्म सेट कर देते हैं ना कि ये किस किस्म के लोगों के लिए टेस्ट बनाया गया। कुछ टेस्ट होते हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए होते हैं या उनके पेरेंट्स के लिए होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल चेक करते हैं, या कुछ और होते हैं। तो ये नॉर्म जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि ये टेस्ट किसके लिए बनाया गया। नफ्सियाती आजमाइशें इस्तेमाल करने के बाद फ़र्द के हासिलशुदा स्कोर की वजाहत न की जाए तो आजमाइश का मकसद ही फोत हो जाता है। देखें, आप एक टेस्ट अप्लाई करते हैं दूसरों पे, उसकी फॉर एग्जांपल जहानत को आपने नापने के लिए एक स्केल यूज़ किया, आपने वो यूज़ कर लिया लेकिन उसके स्कोर ही नहीं निकाले, तो फिर टेस्ट का मकसद क्या हुआ? वो तो मकसद ही फोत हो गया उसका। आजमाइश से हासिल करदा स्कोर जिसे हम रा स्कोर कहते हैं, यानी फौरी तौर पर जो स्कोर हमने ले लिए जिसे हम रा स्कोर कहते हैं, और वज़ा कर रा स्कोर भी की बजाते खुद कोई अहमियत नहीं होती। और रा स्कोर को जब हम उस पर अगला प्रोसीजर लगाते हैं, उस पर स्टैट्स के कोई काम लगाते हैं, तो फिर ही वो जो चीज़ है वो यूज़ करने के काबिल हो जाती है। नॉर्म ही वो म्यार है जिससे फ़र्द के स्कोर का मफहूम वाज़ेह होता है, जिससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स ज़्यादा स्कोर ले रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर कोई कम स्कोर ले रहा है तो उसका क्या मतलब है। नॉर्म वज़ा करने के लिए नफ्सियाती आजमाइश से मुतल्लिक़ा मियारी और नुमाइंदा ग्रोह का इंतखाब किया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, टेस्ट के बारे में नॉर्म बनाने लगते हैं, यानी एवरेज एक सेट करने लगते हैं उसके लिए एक, तो फिर जो फ़र्द के ग्रोह का जो नुमाइंदा ग्रोह का इंतखाब किया जाता है ताकि मियारी और नुमाइंदा ग्रोह जो दोनों हैं वो सही मानों में इसकी नुमाइंदगी करें, क्योंकि वो इसी ग्रोह की कारकर्दगी को बतौर नमूना मियार या नॉर्म के इस्तेमाल किया जाता है। यानी उस ग्रोह ने जो कारकर्दगी दिखानी है, फिर उसकी कारकर्दगी जो है वो दूसरों के लिए जो बनाई जाती है कि अच्छा उनका इस तरह से हुआ तो इनके लिए भी ये जो स्ट्रीम लाइन है इसी तरह से होगा। इस ग्रोह की कारकर्दगी के फ़र्द के खाम स्कोर का जो है वो मुआजना किया जाता है। इसकी आगे एक एग्जाम्पल है, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपने कॉलेज में अक्सर नोट किया होगा कि मुख्तलिफ मज़ामीन के नंबर यकसा होते हैं लेकिन उनकी अहमियत यकसा नहीं होती। टॉप स्कोर्स भी एक जैसे नहीं होते। शुमारियात या रियाजी में 90% वाले भी तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, जबकि हिस्ट्री में या इंग्लिश में 80 या 60 वाले बच्चे जो हैं वो पहली पोजीशनों में पहुंच जाते हैं। इसलिए महज हासिल करदा नंबर जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि मजमून की नोयत और दिगर तलबा के स्कोर के साथ मवाजना जो है वो फिर उसकी पोजीशन को वाज़े करता है। देखें, आपका बच्चा अगर 60 स्कोर लेता है तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्लास में बाकी बच्चों के नंबर कितने हैं और एवरेज नंबर कितने हैं, हाईएस्ट कितने हैं, तो आपको अपने बच्चे की पोजीशन का जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा। एक तालिब इल्म का खाम स्कोर 3 मुख्तलिफ मज़ामीन में 60, 55 और 39 है। अगर खाम स्कोर देखें तो 60 नंबर ज़्यादा है और 39 सबसे कम। लेकिन हम बहुत बड़ी गलती का शिकार हो जाते हैं। असल सूरत हाल इसके बरक्स होती है। जो 39 जिसमें नंबर है इसमें वो पहली पोजीशन पे है इस वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि ये वो है पीएस का सब्जेक्ट और इसके नंबर ही 40 होते हैं। 60 नंबर लेने के बावजूद तालिब इल्म इस मजमून में फ़ेल है, क्योंकि वो 200 मार्क्स का जो है वो है, तो 200 में से जो है वो 66 वाला पास है। और जो 55 नंबर ऑप्शनल मजमून में है जिसकी तालिब इल्म की 15वीं पोजीशन है, तो ये नंबर के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज या उसके लिए बाकी हालात का डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है कि बाकी हालात क्या हैं और दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसका क्लास में कंपैरिजन क्या है। इस मिसाल से ये समझना आसान हो जाता है कि महज खाम स्कोर बेमानी है जब तक मुकम्मल मवाजने के लिए वाज़े और मौजू म्यार ना हो। एक बच्चे ने तो ये ले लिए लेकिन हमारा मौजू म्यार क्या है, बाकी बच्चों के मार्क्स कितने हैं, कंपैरिजन जब तक नहीं हम करेंगे हमें उसका अंदाज़ा नहीं होगा। अब नॉर्म की जो है वो आगे 2 टाइप्स हैं, डेवलपमेंटल नॉर्म एंड विद इन ग्रुप नॉर्म। डेवलपमेंटल नॉर्म जो होते हैं वो नमोई जो नाम है, जब नशरमा के दर्जों के मुताबिक नॉर्म वज़ा किए जाएँ तो वो नमोई नाम कहलाते हैं। यानी नशरमा डेवलपमेंट जिस तरह से बच्चों की होती है कि वो 1 साल का बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का, तो वो एज वाइज जो होते हैं वो डेवलपमेंटल नॉर्म कहलाएंगे। फ़र्द के हासिल करदा खाम स्कोर की वजाहत का एक तरीका ये भी है कि देखा जाए कि फ़र्द ने कौन सा डेवलपमेंटल लेवल जो है वो हासिल कर लिया। इसमें नशरमा को म्यार समझा जाता है। नमोई म्यार उम्र के साथ बढ़ता है, जूँ जूँ फ़र्द बड़ा होता चला जाएगा म्यार में भी तब्दीली आ जाएगी। ज़हनी और ज़मानी उम्र दोनों को म्यार बनाया जा सकता है, यानी हम ये देखते हैं कि ज़हनी उम्र क्या है और जो है वो ज़मानी उम्र क्या है। ज़हनी उम्र मेंटल एज। साइमन बिने स्केल के तराजम ने जिन्होंने इसको तर्जमा किया साइमन बिने स्केल को, उन्होंने ज़हनी उम्र का तसव्वुर उन दिनों फिर बड़ा मारूफ हुआ।
अगरचे बीने ने जहनी उम्र का तस्वर नहीं दिया था, लेकिन उसने अपने मेंटल लेवल की इस्तिलाह मुतारिफ कराई थी कि मेंटल लेवल जो है वो एक किसी बच्चे का या किसी बड़े का क्या है, जो बाद में तर्जमा होकर जहनी उम्र बन गए। बीने ने आजमाइश बनाने से पहले बहुत से सवालात बना लिए थे और फिर उसने ये जायज़ा लिया कि कौन सा सवाल किस उम्र के लिए मौजू है। उसने मेयारियत का स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका इस्तेमाल किया। उसने मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ सवालात दिए और वो सवाल अलग कर लिए जिनके जवाबात मखसूस उम्र के बच्चों ने अक्सरियती तौर पर दुरुस्त दिए थे। यानी मुख्तलिफ उसने एज के ग्रुप के बच्चे लिए, उन पे जो उसने क्वेश्चन बनाए थे उसने मुख्तलिफ लोग बच्चों पर मुख्तलिफ वो क्वेश्चन उनको हल करने के लिए दिए और फिर उसने वो क्वेश्चन अलग कर लिए जो मोस्टली सब बच्चों ने जो थे उसके दुरुस्त जवाब दिए थे। यानी वो सवालात जिन्हें 6 साल का बच्चा दुरुस्त कर लेता था वो 6 साल वाले दर्जे में शामिल किए गए। वो सवाल जिन्हें 8 साल के बच्चों ने अक्सरीती तौर पर दुरुस्त किया, इन्हीं 8 साल तक के दर्जों में रखा गया। और जो 4 साल के इसी तरह से मतलब जो बच्चा 7 साल वाले सवालात के जवाबात, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो 5 साल का है, लेकिन जो 7 साल के बच्चों के लिए बनाए गए सवालात हैं वो उनके भी जवाब दे सकता है। इसका मतलब है कि उसकी जहनी उम्र जो है वो 7 साल है और ज़मानी उम्र जो है उसकी 5 साल है। ज़हनी उम्र के नाम इन आजमाइशों से भी मुस्तामिल हैं जहाँ सवालात उम्र के हिसाब से नहीं पूछे जाते। ऐसी आजमाइशों में फ़र्द के खाम स्कोर का मुवाजना उसकी उम्र और कारकर्दगी के हवाले से जो है वो किया जाता है। ज़हनी उम्र के अलावा ज़हनी उम्र के नाम इनकी आजमाइशों के अलावा इस सूरत में 8 साल बच्चे का मुवाजना जो होता है वो 8 साल वाले बच्चों के नाम और 10 साल बच्चे का मुवाजना जो है वो 10 साल वाले बच्चों के नाम से किया जाएगा। ज़हनी उम्र की तरह खाम स्कोर का मुवाजना ज़वानी उम्र से भी किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो नकाइस जो थे वो मौजूद रह गए। ज़हनी उम्र के दर्जों में इकाइयाँ मसावी नहीं होती, यानी 1 साल से दूसरे साल का फ़र्क हमेशा यकसा नहीं होता। 3 से 4 साल में जो फ़र्क पाया जाता है वो 9 से 12 साल की ज़हनी उम्र के बराबर है। यानी ज़हनी इर्तिका इब्तदाई सालों में तेज़ होता है जबकि पुख्तगी की रफ्तार इस दौर के बाद कम हो जाती है। तो इस बात पर माहिरीन मुत्तफ़िक हैं कि तमाम सालों में नशोनुमा की रफ्तार जो है वो यकसा नहीं होती। आप देखें कि जो पहले 2 साल होते हैं उसमें बच्चा जो अपना सर नहीं संभाल सकता, अपने बारे में कोई नहीं, वो उठ के दौड़ना भी शुरू कर देता है 2 साल की उम्र तक, तो कितना रैपिड चेंज आता है उसमें, नशोनुमा बड़ी तेज़ होती है। लेकिन फिर बड़े थोड़ा सा 10 साल के बाद 12 साल के बाद ये जो बड़ा होने वाली स्टेज है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, वो उस तरह से नहीं बढ़ता। तो इसी तरह से जो है मुख्तलिफ उम्र के अदवार या मुख्तलिफ सालों में हासिल किए गए खाम स्कोर का मफहूम भी जो है वो एक जैसा नहीं होता। उसके बाद है ग्रेड नॉर्म्स। यहाँ ग्रेड से मुराद क्लास या जमात है। तलीमी आजमाइशों के नॉर्म जो हैं अमूमन क्लासों के मुताबिक बनाए जाते हैं। क्लास के मुताबिक नॉर्म बनाने के लिए आजमाइश में हर क्लास की औसत कारकर्दगी देखी जाती है। ये वही कारकर्दगी किसी क्लास का म्यार कहलाती है। ये तरीका बड़ा आसान है। इसमें आजमाइशें भी क्लासों के मुताबिक दी जाती हैं, जैसे स्कूलिस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट होता है। इस तरीके में स्कोर की वजाहत करना भी बड़ा आसान होता है। मसलन तालिब इल्म मुख्तलिफ मज़ामीन में नुमाया कामयाबी को ऐसे बयान किया जा सकता है कि तालिब इल्म ने रियाजी में 6ठी क्लास के म्यार के मुताबिक स्कोर किया है, इस्लामियात में 7वीं क्लास के बराबर स्कोर किया है। तालिब इल्म की अपनी क्लास का अंदाज़ा लगाने से इसकी पोजीशन वाज़े होती है कि वो अपनी क्लास से कितना आगे है या कितना पीछे है। ये टेस्ट जब मुख्तलिफ क्लासों में दिए जाते हैं ना, तो फिर देखा जाता है कि एक बच्चा जो है तो सेकेंड ईयर का, लेकिन उसने मैथ का जो है ना वो तकरीबन 6-7 के बच्चों जितना ही उसने किया है, इतने तो 6-7 के बच्चे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे, और इसकी क्लास के बाकी बच्चे कैसे हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से जो हैं वो उनके स्कोर क्या आते हैं, और उनके कंपैरिजन से फिर इसका अंदाज़ा होता है। फिर उसके बाद है तरतीबी म्यार, ऑर्डिनल स्केल। नशोनुमा के माहिरीन इस म्यार को बड़ी अहमियत देते हैं। बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल का मुतालिया इस म्यार के हवाले से किया जाता है। इस म्यार में जिस्मानी पुख्तगी और मुख्तलिफ अमूर को जांचा जाता है कि किसी शख्स की जो है वो फ़िज़िकल मैच्योरेशन कितनी है और इसके बाकी काम जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से जो है वो काम करता है। यानी बच्चा बेतरतीब पुख्तगी हासिल करता है। पहले वो सर को संभालता है, फिर कमर सीधी रखनी शुरू करता है। इसी तरह बच्चा पहले बैठता है, फिर रेंगता है, खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। इस नाम का मकसद ये मालूम करना है कि बच्चे की नशोनुमा म्यार या औसत के मुताबिक है या नहीं है। गेसल और उसके साथियों ने 1 से 36 मंथ तक के जो थे वो ऑर्डिनल स्केल वज़ा किए, जिसमें बच्चे का मुवाजना हरकी, ज़ाती, समाजी और गुफ्तगू की नशोनुमा के हवाले से किया जाता था कि एक बच्चा चलना कितनी जल्दी शुरू करता है, वो उसके लिए बाकी म्यार कौन से हैं और बाकी चीज़ें जो है वो किस तरह से कर देता है। ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं।
पियाजे का वकूफ़ी नशरमा का नज़रिया भी मुख्तलिफ़ किस्म के तरतीबी म्यार की बुनियाद है। तरतीबी म्यार की मदद से महज ये देखा जा सकता है कि किस वक्त बच्चा किस मरहले में है और नशरमा का कौन सा मरहला जो है वो तय कर चुका है। दुरूग्रोही नाम विद इन ग्रुप नाम जो होते हैं, इससे मुराद वो नाम हैं जो ग्रोह से मुतल्लिक होते हैं। ये नाम फ़र्द की कारकर्दगी का मुवाजना इसके मखसूस ग्रोह के हवाले से करते हैं और जिस हवाले से जिस ग्रुप से फ़र्द ताल्लुक़ रखता है उस ग्रुप के हिसाब से उसका जो है वो मुवाजना करते हैं। यानी विद इन ग्रुप है ना कि ग्रुप में एक शख्स का बिहेवियर कैसा है, दूसरे लोग उस ग्रुप के कैसे हैं, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। फिर स्टैटिस्टिकल तरीके हैं। ये तरीके सिर्फ आप नाम याद कर लें। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड स्कोर, जी स्कोर और परसेंटाइल। ये जब हम स्टैट्स करेंगे तो आपको ये सारे तरीके जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे कि ये सेंटर टेंडेंसी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और कोरिलेशन और जी स्कोर क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें तब पता चल जाएंगी आप लोगों को। उसके बाद है स्टैंडर्ड स्कोर, मियारी स्कोर। मौजूदा दौर में इस तरीके का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया क्योंकि इसे वज़ा करना यानी इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है और इसकी वजाहत करना भी उसी तरह से आसान है। इसमें फ़र्द के खाम स्कोर की वजाहत के लिए महज शरह फ़ीसद या ग्रोह की औसत कारकर्दगी नहीं होती कि हम जो शरह फ़ीसद के इस बंदे के जो परसेंट हैं वो कितने फ़ीसद हैं, ये या ग्रोह की औसत कारकर्दगी या ग्रुप के तकरीबन एवरेज बच्चों की कारकर्दगी क्या है, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होती बल्कि जो मिडल रुझान है कि वस्ती रुझान के जो मीडियन है वो क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इनहराफ के कितना स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। मियारी स्कोर को जी स्कोर भी कहा जाता है और इसको करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। जी इज इक्वल टू एक्स जो है वो हमारे खाम स्कोर माइनस एम मियारी ग्रोह की का जो मीन है वो क्या है और ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद परसेंटाइल है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं नाम है वो परसेंटाइल है। ये एक शुमारियाती टेक्निक है। इसे ग्रोही कारकर्दगी का शुमारियाती म्यार भी कहा जाता है कि ग्रुप में जो लोग कारकर्दगी कर रहे हैं ये उनका शुमारियाती म्यार है। म्यारी और नुमाइंदा ग्रोह की कारकर्दगी की शरह फ़ीसद मालूम कर ली जाती है कि नुमाइंदा ग्रोह की शरह फ़ीसद क्या है कारकर्दगी की और जो दूसरा ग्रोह है म्यारी ग्रोह है उसकी क्या है और तमाम मुमकिन स्कोर्स की शरह फ़ीसद निकाली जाती है। मसलन 30 नंबर वाले कितने फ़ीसद ने 30 नंबर लिए और 60% कितने परसेंट लोगों ने क्लास में से 60% लोगों के आए, 40% मार्क्स कितने लोगों के आए, 25 मतलब किस तरह से आए। तो अब इस आजमाइश में 25 स्कोर लेने वाले का परसेंटाइल जो होगा वो 40 होगा क्योंकि 40% लोगों के 25% मार्क्स आए हैं। तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाते हैं और परसेंटाइल का मतलब है कि फ़र्ज से कम नंबर लेने वाले कितने लोग हैं और उससे ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं। अब 40 परसेंटाइल का मतलब है कि 39% जो लोग हैं वो उससे कम हैं और 60 लोग उससे जो हैं वो फिर अबव हैं। फिर नॉम की दर्जाबंदी है। नॉम की मुख्तलिफ इक़साम का मुताला करने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नफसियाती आजमाइशों में नॉम खा किसी भी किस्म का हो ये कभी भी आलमगीर सतह का या मुस्तकिल हैसियत का मालिक नहीं होता। नॉम चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे नमून फॉर एग्ज़ाम्पल नॉम वज़ा करते वक्त या उनका हवाला देते वक्त ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नॉम कौन सी आबादी पर मबनी है, कि नॉम बनाने के लिए या उस बनाने के लिए हमने किस आबादी को जो है वो नमूना लिया है। नॉम के लिए नमूना आबादी का जो इंतखाब होता है वो बड़े एहतियात से किया जाता है क्योंकि मौजूदा दौर में यक वक्त कई नॉम इस्तेमाल होते हैं। विद इन ग्रुप नॉम भी होते हैं, डेवलपमेंटल नॉम भी होते हैं और फ़र्द को आजमाइश इस्तेमाल करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वज़ा करदा नॉम जो होते हैं वो तरतीब वार एक जर्नल में जो हैं वो लिखे होते हैं और फिर उसको मैनुअल के साथ जो है फिर टैली कर लिया जाता है।